सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन्स लॉज। हमने सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड इस चैप्टर में हम नई फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस करेंगे विच इज फोर्स टाइम्स डिस्टेंस विच वी कॉल द वर्क, एंड दिस वर्क इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। एंड ये दोनों टर्म्स मिलके हमें अपने सराउंडिंग्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देती हैं। तो मेनली इस चैप्टर में हमारा जो कंसर्न रहेगा वो दो टॉपिक्स रहने वाले हैं, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी। एंड इस चैप्टर में हम चार टॉपिक एक्सप्लोर करेंगे। द फर्स्ट वन इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, सेकेंड वन काइनेटिक एंड द वर्क एनर्जी थ्योरम, द थर्ड वन वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एंड द लास्ट वन इज द पावर। तो चलिए फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। सो इस सेक्शन में हम लोग फिजिक्स के नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि वर्क क्या होता है। चलिए इसको समझते हैं एक सिंपल एग्जांपल से। तो यहाँ पे ये पर्सन है, ये इस ब्लॉक को पुश कर रहा है बाय अप्लाइंग सम फोर्स एफ, एंड दिस फोर्स इज अ कांस्टेंट फोर्स एफ, जिसके कारण ये ब्लॉक कुछ डिस्प्लेस कर जाता है। लेट द डिस्प्लेसमेंट बी डी। तो वर्क डन इस केस में क्या कहेंगे कि वर्क डन बाय द पर्सन इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट डी। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात ये है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है। अच्छा एक चीज़ और, कभी कभी हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, कभी हम इसको डिस्टेंस भी बोल देंगे। देखो अगर एज लॉन्ग एज द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रही है, इस केस में डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो दोनों एक ही चीज़ है, करेक्ट। तो कभी मैं डिस्प्लेसमेंट बोल दूंगा, कभी मैं डिस्टेंस बोल दूंगा, तो उसको माना कि बात एक ही चीज़ है, कोई अलग चीज़ नहीं है वो। हाँ बट अगर बॉडी ऐसे जा रही है ऐसे, देन इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे। बट फॉर द वन डायमेंशनल मोशन या एक डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बात एक ही है। अच्छा तो वर्क तो हम हो गया फोर्स टाइम्स दिस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होगी? देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर, एंड इस न्यूटन मीटर को हम बोलते हैं जूल, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जूल। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि व्हेन ही वाज ऑन हिज हनीमून, तो वहां पर भी वो फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, पर करना तो कुछ और चाहिए था, बट चलो मूविंग ऑन। तो हाँ मैं यही कह रहा था कि न्यूटन मीटर जो है इसको हम बोलते हैं जूल। तो बेसिकली 1 जूल, दिस मीन्स 1 न्यूटन मीटर। एंड 1 न्यूटन मीटर का मतलब, न्यूटन का मतलब क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। और मीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये चीज हम लोग यहां से देख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, अगर कोई पर्सन ज्यादा फोर्स लगा के कम डिस्टेंस इसको मूव करवा पाया, या ज्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है लेकिन फोर्स कम लगा रहा है, मतलब कहने का मतलब देखो फोर्स जो वर्क जो होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस होता है। अगर मैं फोर्स लगाऊं 400 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस केवल 1 मीटर ही चले, कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं फोर्स लगा दूं 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हो जाए 400 मीटर, तो दोनों ही केस में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 400 जूल। ठीक है, दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है वर्क, केवल एक चीज पे नहीं। आप ये नहीं बोल सकते कि फोर्स ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। इट इज अ बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द डिस्टेंस। सो अभी तक हमने ये जाना कि वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्प्लेसमेंट, एंड जो इसकी यूनिट होती है वो होती है जूल। नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि इज वर्क अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? एंड इसका आंसर आप खुद देंगे वीडियो के लास्ट में, जब आप पूरे वीडियो को, पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। चलिए मूविंग ऑन। अच्छा आपने कहा कि यार ठीक है यूनिट तो जूल होगी, बट इसके एक फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, कितना जूल में क्या होता है एक्चुअली, मतलब 1 जूल का मतलब क्या हुआ, 1000 जूल का मतलब क्या हुआ? देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में नियरली 1 ईयर में
इंडिया को करीब ज़रूरत होती है एनर्जी की, कितनी एनर्जी, 40.97 मल्टीप्लाइड विद 10 टू द पावर 17 जूल। करीब इतनी जूल ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है पूरे साल में। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक 100 वॉट बल्ब की, अगर उसको 1 मिनट जलाना है, केवल 1 मिनट जलाना है, तो करीब आपको वर्क कंप्लीट करना पड़ेगा 6000 जूल। इतना जूल ऑफ वर्क आपको करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 मिनट जल पाएगा 100 वॉट बल्ब। अगर मैं हार्ट बीट की बात करूं, आपके दिल की धड़कन, वो 0.5 जूल वर्क करती है। और अगर मैं एग्जांपल्स लूं तो मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, इट टेक्स अबाउट 10 टू द पावर 4 जूल्स। तो यहाँ से आपको एक फिजिकल एक वैल्यू समझ में आ गई हो कि चलिए मूविंग ऑन, एक एग्जांपल लेते हैं अब। तो ये है एक बेसिक एग्जांपल ऑन वर्क। यहाँ पे कह रहे हैं एन इंटर्न pushes an 87 kg patient on 18 kg gurney, producing an acceleration of 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का मास देखूं तो वो कितना हो जाएगा, 87 प्लस 18 kg, विच इज इक्वल्स टू 105 kg। एंड ये जो एक्सेलरेट कर रहा है वो है 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। अच्छा, हमें निकालना है हाउ मच वर्क डज द इंटर्न डू इन पुशिंग द पेशेंट एंड गर्नी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.19 मीटर। अगर डिस्टेंस इतना है तो वर्क डन कितना होगा, ये हमें बताना है ए पार्ट में। देखो, वर्क डन हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज फोर्स मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस। अब देखो, फोर्स हमें नहीं मालूम, बट हमें ये मालूम है कि बॉडी का जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कितना है और उसकी एक्सेलरेशन कितना है। तो न्यूटन के लॉ लगा के हम लोग फोर्स निकाल लेंगे, डिस्टेंस हमें पता है, वर्क डन निकाल लेंगे। तो अगर मैं ये लूँ अपना पॉइंट ऑब्जेक्ट, इसको हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं विथ एक्सेलरेशन 0.55 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड, एंड टोटल मास है वो कितना है, 105 kg का। तो न्यूटन का लॉ हमें क्या कहता है कि जो नेट फोर्सेस है ऑन द ऑब्जेक्ट इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे F जो होगा वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो मास है 105 किलो और एक्सेलरेशन है 0.55। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 58 न्यूटन। और अगर आप F की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें तो ये हो जाएगा 58 मल्टीप्लाइड विद डिस्टेंस इज 1.9, तो ये निकल के आएगा 110 जूल्स। तो ये जो इंटर्न है ये 110 जूल वर्क करता है ऑन दिस, ऑन द पेशेंट एंड द गर्नी। अच्छा, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अच्छा, एक चीज़ तो हमने वैसे बताई नहीं कि फ्रिक्शन हम लोगों ने लिया भी नहीं और दे भी रखा कि आप अज्यूम कर सकते हैं कि फ्रिक्शन इज दिस, द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। नेक्स्ट इट सेज हाउ फार मस्ट द इंटर्न पुश द गर्नी टू डू अ वर्क ऑफ 140 जूल्स ऑफ वर्क। तो मतलब अगर वर्क कितना है तो इसको डिस्टेंस कितना चला होगा, बेसिकली निकालना है। तो वही है, वर्क को आप इससे 4 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको शायद पता नहीं डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा कि अगर ये ज़्यादा तेज़ी से इसको मूव करती है, स्पीड अगर ज़्यादा कर देती है, तो क्या वर्क ज़्यादा होगा कम होगा। देखो, वर्क जो है ये स्पीड पर डिपेंडिंग करता है। अगर स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब बोलेंगे द रेट ऑफ वर्क इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसको हम बोलते हैं पावर, जो कि हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। दिस इज फोर्थ टॉपिक दैट विल इंट्रोड्यूस द पावर। चलिए अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमें ये चीज़ समझनी होगी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहे हैं बट वो मूव नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, आप दीवार, ये वॉल है, इस वॉल पे आपने कुछ फोर्स लगाई F, बट ये वॉल मूव नहीं हुई। इस केस में हम क्या बोलेंगे कि वर्क डन आपने कितना किया वॉल पे। देखो, वर्क डन इस केस में 0 होगा क्योंकि डिस्टेंस 0 है। 0 डिस्टेंस मीन्स 0 वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आप सूटकेस है, आप सूटकेस लेके खड़े हुए हैं, ना आप सूटकेस को ऊपर कर रहे हैं ना ही नीचे कर रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़े हुए हैं। तो इस केस में भी जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अच्छा, पर आप कहोगे यार मैं सूटकेस ऐसे खड़ा करके, मतलब ऐसे खड़ा हूं तो मेरे को पेन तो हो रहा है, हैंड में, शोल्डर में पेन तो हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है अगर मैं कुछ वर्क ही नहीं कर रहा हूँ। तो देखो यार, पेन तो आपको होगा मसल्स में, नो डाउट, और इसका रीजन ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर आप देखोगे बॉडी के अंदर, तो जो सेल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड होते रहते हैं, जिसके कारण आपको पेन होता है। बट क्योंकि आपने इसको सूटकेस को ना ही ऊपर किया है, ना ही आगे किया है, ना पीछे किया है, क्योंकि डिस्टेंस 0 है, तो वर्क डन भी हम 0 ही बोलेंगे।
नाउ अभी तक हमने सिर्फ ये एक सिंपल सा केस डिस्कस किया था कि जो फोर्स है उसी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में जो है डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का। बट अगर फोर्स किसी और डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में हो रहा है, तो उस केस में वर्क कैसे निकालेंगे, अब वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये पर्सन है, ये इस सूटकेस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये जो सूटकेस है वो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। लेट दिस डिस्प्लेसमेंट बी डी। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे? क्या मैं फोर्स मल्टीप्लाइड विद डी कर दूं? नो, दैट वुड बी रॉन्ग। इस केस में हम वर्क डन निकालेंगे, हम देखेंगे जो ये फोर्स है इसका कंपोनेंट अलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है। लेट दिस एंगल बी थीटा, तो कंपोनेंट क्या आ रहा है? एफ कॉस थीटा। तो इस केस में जो हम वर्क डिफाइन करेंगे दैट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपोनेंट विद दिस डिस्प्लेसमेंट डी। तो ये हो जाएगा एफ कोसाइन थीटा मल्टीप्लाइड विद डी। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर थीटा जो है जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर जो थीटा है अगर वो 0 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन क्या होगा? एफ कोसाइन जीरो का मतलब 1, तो एफ मल्टीप्लाइड विद डी। और यही हमने सिंपल एग्जांपल अभी देख के आए हैं कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही होती है, सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब थीटा 0 होता है, तो वर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अच्छा, अगर थीटा जो है अगर ये 90 डिग्री हो जाए तब क्या होगा? तो देखो वर्क इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, कॉस 90 होता है 0, तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। तो इस केस में अगर मतलब फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है देन द वर्क डन वुड बी 0। देखो इसमें हमने ये देखा कि हम जो फोर्स का कंपोनेंट देखा डिस्प्लेसमेंट की तरफ, एक ये नजरिया है देखने का। एक और नजरिया है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को देखें कि फोर्स की डायरेक्शन में क्या उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है। जैसे यहां पे अपने पास ये सूटकेस था, ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ठीक है, और जो फोर्स जो डायरेक्शन थी वो ये थी एफ, यही था, करेक्ट। अच्छा, अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट के दो कंपोनेंट ले लूं, एक अलोंग दिस फोर्स वेक्टर एंड एक परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, तो इस डायरेक्शन में जो ये जो होगा ये कितना होगा? डी कोसाइन थीटा हो जाएगा। बोल दो यार, कंपोनेंट तो लिया है। अच्छा, ये कितना होगा फिर? डी साइन थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अच्छा, अब हम यहां से जो वर्क है वो कैसे डिफाइन करेंगे? देखो जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो अलोंग दिस फोर्स वेक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा? एफ मल्टीप्लाइड विद डी कॉस थीटा, सिंपल। बट जो ये वाला जो ये डिस्टेंस है ये है परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। अब अगर परपेंडिकुलर थीटा अगर 90 डिग्री होता है, मतलब ये आपस में अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में 90 डिग्री है, तो मतलब वर्क 0 होता है, तो प्लस 0, मतलब इस फोर्स की वजह, इस वाले जो डिस्टेंस की वजह से तो वर्क डन कितना हुआ? इतना, एफ डी कॉस थीटा। और इसकी वजह से वर्क डन हो गया 0, क्योंकि फोर्स वेक्टर और जो डिस्टेंस है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहां से भी वर्क डन क्या निकल के आ गया? एफ डी कोसाइन थीटा, जो कि सेम ही है जो यहां लिखा है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि वर्क को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। फर्स्ट, वर्क इज द कंपोनेंट ऑफ फोर्स in the direction of the displacement times the magnitude of the displacement। मतलब फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, तो इस फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है तो वो है एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट जो कि है डी। एक इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि वर्क इज द कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मतलब डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट जो फोर्स की तरफ है, जो कि है यहाँ पे डी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड विद द फोर्स, तो एफ टाइम्स डी कॉस थीटा। तो आप या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही चीज है। अच्छा, मैथमेटिक्स में हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। और इस केस में जो ये वर्क है इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, which is equals to the magnitude of force multiplied with d multiplied with the angle between the force and the d vector which is cosine theta। और जो ये डॉट प्रोडक्ट होता है ये हमेशा स्केलर प्रोडक्ट होता है, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट नॉट द वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज ये ध्यान देने वाली है कि जो ये थीटा है ये थीटा कौन सा है?
हमें वो थीटा लेना है कि अगर ये फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जो टेल टू टेल, देखो इसका टेल कनेक्ट हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का भी टेल कनेक्ट हो रहा है, ये जो एंगल बनाएगा ना थीटा, वो एंगल हमें यहाँ लेना है। कल को ये मत आप ले लेना कि इधर ये है फोर्स वेक्टर, इधर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी, तो हम ये वाला एंगल लेंगे, नहीं ये वाला एंगल थीटा नहीं होगा। टेल टू टेल मतलब मैं इसको अगर यहाँ पे दिखाऊं तो इसको अगर मैं आगे ऐसे एक्सटेंड कर लूँ इस फोर्स वेक्टर को ऐसे, तो ये हो गया फोर्स वेक्टर। यहाँ पे देखो टेल टू टेल कनेक्ट हो रहा है, तो जो ये एंगल होगा ना थीटा, ये वाला थीटा है ये। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं लोग, तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर। सो ये है एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो अभी हम पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ये बोट है एंड इस एक बेसिकली एक लाइफ बोट है जिसको हम इस पानी में, यहाँ पे पानी इस पे गिरा रहे हैं। तो ये रैंप पे ये ग्रेविटी के कारण नीचे ये पुश होगी और यहाँ पे जाके गिर जाएगी। अच्छा, जो मास हमें दे रखा है लाइफ बोट का वो है 4790 kg, सॉरी 4970 kg, एंड इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर ऑन द रैम्प। तो जो डिस्टेंस है इस रैंप का वो हमें दे रखा है 5 मीटर, एंड जो वर्टिकल हाइट हमें दे रखी है 2.50 मीटर। हमें बताना है कि ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स है जिसके कारण ये नीचे पुश हो पा रही है। तो हमें बताना है कि हाउ मच वर्क डज द ग्रेविटी डू ऑन द बोट। देखो वर्क हम पढ़ के आए थे, अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उस केस में जो हम जो वर्क डन है निकालते हैं एफ डी कोसाइन थीटा से। इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, इस केस में जो हमारे पास थीटा नहीं दिया हुआ है, देख रहे हो यहाँ पे ये है थीटा, बट इस ट्राइंगल से हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ से कोसाइन थीटा क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ, दिस इज द बेस डिवाइड बाय द हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पे h और हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे d, तो f का f रह गया, d का d रह गया, कोसाइन थीटा क्या होगा h ओवर d, करेक्ट। ये d और d कट जाएगा, और यहाँ पे F क्या है, जो फोर्स इस पे लग रही है वो क्या है, mg, ग्रेविटी फोर्स, तो mgh। तो ये वर्क डन किया ग्रेविटी ने इसके ऊपर। अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा। मास हमें दे रखा है 4970, g इज 9.81, h जो है हमारे पास, दिस वर्टिकल हाइट दिस इज 2.50 मीटर। तो यहाँ से जो वर्क डन निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 121,889.2 जूल्स निकल के आएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ी थी कि या तो आप फोर्स का कंपोनेंट देख लो डिस्प्लेसमेंट की तरफ, या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देख लो फोर्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट देखूं फोर्स की डायरेक्शन में, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन है वर्टिकल, ऐसे हो रहा है, और डिस्प्लेसमेंट इस केस में एक्चुअल में तो बॉडी ऐसे मूव कर रही है, बट अगर इसी डायरेक्शन में अगर मैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो वो क्या है, इस हाइट के बराबरी तो है। तो वही तो हमने यहाँ से निकल के आया, वेट इज इक्वल, द वर्क इज इक्वल्स टू mgh। ये हम डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग वर्क अगर किसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर कुछ एंगल बन रहा है तो उस केस में वर्क कैसे निकालते हैं वो क्लियर हो जाना चाहिए। अगर कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई एम गोइंग टू रेक्टिफाई इट। सो मूविंग फर्दर, सो एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपको खुद करनी है। यहाँ पे दो केसेस आपको दिख रहे हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में कह रहे हैं कि ये बॉक्स है, कुछ वेट है इसका, एंड इसको हम डायरेक्टली ऊपर फोर्स लगा के यहाँ पे हम रख देते हैं। तो हमने कितना वर्क किया ऑलरेडी भी W1, और इस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस रैंप से ऐसे फोर्स लगा के इसको यहाँ लेके आ रहे हैं। एक में तो हम डायरेक्टली ऊपर लाके हमने रख दिया बिल्कुल स्ट्रेट, और एक में हम ऐसे इस रैंप का यूज करते हुए यहाँ रख रहे हैं। तो इस केस में लेट W बी W2, और हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि जो ये सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है, दिस इज नो फ्रिक्शन हेयर। तो हमें ये बताना है कि जो वर्क डन है इस केस में और इस केस में क्या वो इक्वल होंगे, या फिर वर्क W1 विल बी ग्रेटर देन W2, या फिर W2 इज लेस देन W1, या फिर दोनों इक्वल होंगे। तो ये आपको खुद बताना है बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़े हैं। एक चीज आप अज्यूम कर सकते हो कि ये जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, और इसका सोल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा।
तो चलिए अब जानते हैं अबाउट द नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, टोटल वर्क, ये सब क्या होता है। अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रही है किसी ऑब्जेक्ट में तो उस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो वो सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे 3 केसेस पॉसिबल हैं। देखो, फोर्स जो वेक्टर है ये इस डायरेक्शन में है, एंड जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ये थीटा, एंड थीटा कैन रेंज बिटवीन 90 डिग्रीज टू -90 डिग्रीज, करेक्ट। अब जो फोर्स वेक्टर है ये है 90 डिग्री पे, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस केस में थीटा 90 डिग्रीज है एग्जैक्टली। एंड थर्ड केस ये पॉसिबल है कि जो थीटा हो वो 90 से 270 डिग्री के बीच में हो। तो ये फोर्स वेक्टर है अपने पास और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो ये हो जाएगा दिस थीटा रेंजेस बिटवीन 270 डिग्री टू 90 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा, इस केस को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क, इसको हम बोलते हैं जीरो वर्क, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क। क्योंकि हमें पता है कि जो वर्क होता है दिस इज एफ डी कोसाइन थीटा। अब अगर आप थीटा की वैल्यू इसके बीच में कुछ भी लेंगे तो जो वर्क की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आने वाली है। एंड अगर थीटा अगर आप 90 रखोगे तो वर्क जीरो आएगा, तो इसको हम बोलते हैं जीरो वर्क। और अगर थीटा की वैल्यू आप 90 टू 270 डिग्रीज के बीच में रखोगे तो जो वर्क आएगा वो आएगा नेगेटिव। ये कुछ मुश्किल नहीं है, आपने ये शायद मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि बेसिकली कोसाइन थीटा भी डिपेंड कर रहा है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वर्क। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोसाइन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल वेरी करता है वो 0 to 90 डिग्रीज होता है। एंड फोर्थ में जो होता है दिस इज इसको आप बोल लो कि 270 टू 360 डिग्रीज, या फिर आप बोल सकते हैं कि 0 to -90 डिग्रीज। क्योंकि आप अगर ऐसे एंगल मेजर करते हो तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। जनरली हम एंगल जो मेजर करते हैं वो ऐसे मेजर करते हैं, इस डायरेक्शन में। तो ये 0 to 90 डिग्रीज है, एंड दिस इज 0 to -90 डिग्रीज, बेसिकली ये वाला केस है। तो इस केस में जो कोसाइन थीटा पॉजिटिव होता है इसलिए वर्क पॉजिटिव है। अगर थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री चला जाए तो वो जीरो हो जाएगा। अच्छा, अगर थीटा इस रेंज में लाई करता है, मतलब 90 टू 270, तो इस केस में कोसाइन थीटा क्या होता है, दिस इज द सेकंड एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। इस केस में अगर इस रेंज में थीटा है तो उस केस में जो है वर्क नेगेटिव होता है। तो ये तो हुआ अबाउट द नेगेटिव, पॉजिटिव एंड द जीरो वर्क। अब देखते हैं अगर मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो उस केस में वर्क हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली टोटल वर्क हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे मल्टीपल फोर्सेस लग रही हैं, जैसे F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, F3 लग रहा है, जिसके कारण ये कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है D। तो इस केस में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो जो टोटल वर्क डन होगा इट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन 1, मतलब इस फोर्स F1 की वजह से कितना वर्क हुआ तो W1, प्लस इस फोर्स F2 की वजह से कितना कितना वर्क हुआ तो W2, प्लस W3 एंड सो ऑन। मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं इसको हम बोल देते हैं सिग्मा W, मतलब नेट वर्क हम इस केस में ऐसे निकालेंगे। मतलब हर फोर्स के हिसाब से देखें कितना वर्क फोर्स कर रही है, F1 ने कितना किया, F2 ने कितना किया, F3 ने किया, उन तीनों को ऐड कर दो, जितने भी फोर्सेस सबको फिर उनको ऐड कर दो। या फिर एक ऑल्टरनेटिव मेथड है कि टोटल वर्क डन निकालने का एक और मेथड है कि आप नेट फोर्सेस निकाल लो, मतलब टोटल कितनी फोर्सेस लग रही हैं उसकी जो है वैल्यू निकाल लो, F टोटल निकाल लो, और उसका कंपोनेंट देखो डिस्प्लेसमेंट की तरफ क्या है, मतलब ये F टोटल कोसाइन थीटा, मतलब इस तरफ मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो अगर नेट फोर्सेस लग रही है इधर 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 इधर, तो इनका जो नेट जो कंपोनेंट है, नेट टोटल फोर्सेस का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, वो आप ले लो और मल्टीप्लाइड कर दो इस डिस्प्लेसमेंट D से। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दो मेथड है, इन दोनों मेथड पे एक न्यूमेरिकल लेंगे और एक बार इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, एक बार इसको इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि टोटल वर्क जब हम मल्टीपल फोर्सेस लग रही है किसी ऑब्जेक्ट पे तो कैसे निकालते हैं। तो लेते हैं एग्जांपल। सो ये है एग्जांपल, एंड यहाँ पे हमें कह रहे हैं अ कार ऑफ मास m coast डाउन अ हिल inclined at an angle 5 below the horizontal, and car is acted on by 3 forces. First, the normal force, second, the air resistance, third, the gravity force, and we need to find the total work done on the car as it travels distance d along the road.
तो मैं इसको एक पिक्चराइज कर देता हूँ इस प्रॉब्लम को, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, दिस एंगल इज फाई। बेसिकली हमें कह रहे हैं कि दिस एंगल इज फाई, हमें क्वेश्चन में दिया द एंगल इज फाई बिलो द हॉरिजॉन्टल। तो अगर ये फाई है तो ये भी फाई होगा ना। अच्छा, यहाँ पे एक कार मूव कर रही है, तो मैं इसको एक ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ, एंड इस पे 3 फोर्सेस लग रही हैं। तो ये मैंने मान लिया पॉइंट मास, एंड एक फोर्स लग रही है द नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द रोड, दिस इज एन। ग्रेविटी फोर्स लग रही है वर्टिकली डाउनवर्ड mg, एंड द ड्रैग फोर्स लग रही है, तो मोशन इस डायरेक्शन में है, तो जो एयर रेजिस्टेंस और ड्रैग जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये ड्रैग है, एयर ड्रैग FA। तो ये 3 फोर्सेस लग रही है, और जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इट मूव्स अ डिस्टेंस d इन दिस डायरेक्शन। तो हमें ये बताना है कि टोटल वर्क डन कितना होगा। देखो, हमने दो तरीके से टोटल वर्क डन निकालना सीखा था। या तो आप इंडिविजुअल फोर्स कितना वर्क कर रही है वो निकाल लो और उन तीनों को ऐड कर दो, या फिर इस तरीके से निकाल लो। तो पहले हम इस तरीके से देखते हैं कि हम वर्क कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इस केस में यहाँ पे केवल 3 ही फोर्सेस हैं जो इस पे लग रही हैं। तो अगर मैं फोर्स 1 की बात करूं, मतलब लेट दिस फोर्स नॉर्मल फोर्स की बात करूं, तो ये है हमारे पास नॉर्मल फोर्स n, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल फोर्स। तो वर्क डन ड्यू टू द नॉर्मल फोर्स दिस वुड बी द n d कोसाइन थीटा, और इन दोनों के बीच में ये थीटा कितना 90 डिग्रीज, तो कोसाइन थीटा कोसाइन 90 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो वर्क हो रहा है वो 0 है। सेकेंड, मैं अगर फोर्स की बात करूं, दिस ड्रैग फोर्स और द एयर ड्रैग, ये FA की बात करता हूं, तो FA जो है वो इस डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। टेल टू टेल हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज FD वेक्टर एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D। इस केस में जो थीटा है वो कितना हो गया 180 डिग्रीज। तो इस केस में जो वर्क डन होगा ड्यू टू दिस एयर ड्रैग दिस वुड बी FD कोसाइन थीटा। तो एयर ड्रैग हमें दे रखा है FD एंड दिस D एज इट इज। कोसाइन 180 डिग्रीज, कोसाइन 180 डिग्रीज होता है -1, सो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो इसकी वजह से हमने निकाल लिया, सॉरी दिस इज FD नहीं है, यहाँ पे FA है। बेसिकली इन्होंने FA हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, FA दिया हुआ है, तो हम लोग इसको FA या फिर ये ऐसे लिख सकते हो, या बात एक ही है, तो FA मैं इसको लिख देता हूँ। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो फोर्स है वो है ये mg, जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो अगर मैं इसको देखूं यहाँ पे बनाऊं, तो ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे है mg, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ऐसे है d। करेक्ट। अच्छा, और ये देखो, अगर मैं इसको देखूं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ये एंगल कितना हो जाएगा, फाई। तो इस केस में जो वर्क होगा ड्यू टू दिस ग्रेविटी फोर्स mg दिस वुड बी FD कोसाइन थीटा ही होता है। यहाँ इस केस में फोर्स कितना लग रहा है mg, d तो एज इट इज है कोसाइन थीटा। अच्छा, थीटा मैंने क्या बोला था, टेल टू टेल हम लोग देखेंगे। तो ये टेल है इसकी, तो हम लोग ये वाला एंगल देखेंगे, इसको फाई एज इट इज मत लिख देना। और ये आपस में क्योंकि 90 डिग्री से, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस फाई। करेक्ट। तो यहाँ पे कोसाइन थीटा की जगह आएगा 90 माइनस फाई, एंड हमें पता है कॉस 90 माइनस फाई क्या होता है, साइन फाई। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा mg d दिस इज विल बी इक्वल्स टू साइन फाई। तो दिस इज वर्क डन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो जो टोटल वर्क होगा वो कितना होगा, total work would be equals to the work done due to the normal force plus the work done due to the gravity force plus the work done due to the drag force, air drag. So this would be, this is 0, this value is 0. Next, work done due to the gravity force वो है इतना, so plus mgd sin phi, and drag force की वजह से जो work done हो रहा है वो है इतना, so minus fa times d. तो यहां से हम लोग क्या टोटल वर्क क्या लिख सकता हूँ, दिस टोटल वर्क वुड बी इक्वल्स टू mgd sin phi माइनस fa टाइम्स d.
तो ये आ गया टोटल वर्क का एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर मैं इस वाले कॉन्सेप्ट से निकालूं टोटल वर्क डन, तो कैसे निकालूंगा? ये थोड़ा लेंदी है, मैंने दोनों दिखा दिए हैं, बट जनरली जो इजी पड़ता है और जो शॉर्ट पड़ता है वो ये वाला पड़ता है, तो इससे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, नेट फोर्सेस हम लोग देखते हैं, टोटल फोर्सेस जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है। तो मैं इसको यहाँ पे फिर से दिखा देता हूँ, या एक काम करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखिए, जो टोटल फोर्स जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, अगर मैं इस mg का कंपोनेंट ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, mg कोसाइन फाई, और इस डायरेक्शन में क्या होगा, mg साइन फाई। करेक्ट। अब देखो, ऑब्जेक्ट का वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन है नहीं, तो जो नॉर्मल फोर्स है ये n, दिस विल बी बैलेंस्ड विद दिस फोर्स mg कोसाइन फाई। करेक्ट। अच्छा, एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं वो एफ ए इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में जो है एम जी साइन फाई है। तो जो नेट फोर्सेस है अलोंग द एक्स डायरेक्शन, अगर मैंने एक्चुअली ये एक्स डायरेक्शन ले रखी है एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन, करेक्ट, तो ये हो जाएगा एम जी साइन फाई माइनस एफ ए। करेक्ट। तो जो नेट फोर्सेस होंगी या टोटल फोर्सेस जो होंगी, ये तो बैलेंस्ड है आपस में, तो जो टोटल फोर्सेस जो होंगी वो यही होने वाली हैं, एम जी साइन फाई माइनस एफ ए, मैं इसको ए है बेसिकली, डी नहीं है यहाँ पे, ए ड्रैग है, दिस इज एफ ए। सो जो टोटल वर्क डन होगा, दैट वुड बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद द डिस्प्लेसमेंट डी मल्टीप्लाइड विद द एंगल बिटवीन द टोटल फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी। तो जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो है ये एम जी साइन फाई माइनस एफ ए, करेक्ट, एंड देन मल्टीप्लाइड विद जो डिस्टेंस है वो डी है ही, एंड कोसाइन थीटा। देखो, नेट फोर्सेस भी इसी डायरेक्शन में है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी डायरेक्शन में, तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। सो दैट वुड बी इक्वल्स टू एम जी, डी को मैं यहाँ ले जाता हूँ, एम जी डी साइन फाई माइनस एफ ए मल्टीप्लाइड विद डी। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क डन, और ये वही है जो हमने यहाँ निकाला था। तो दोनों मेथड से मैंने दिखा दिया कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं। अब मैं कंक्लूड कर देता हूँ जितना भी हमने पढ़ा है, एंड देन विल एंड दिस वीडियो। सो हम लोगों ने पढ़ा कि वर्क इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एंड इसको हम लिख देते हैं एफ डी कोसाइन थीटा। करेक्ट, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट विच इज अ स्केलर, एंड जो ये f है, दिस इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स वेक्टर, एंड d इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड कोसाइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे हम सब कुछ मैग्नीट्यूड ही देख रहे हैं, तो इसलिए जो वर्क है वो स्केलर है। अब आप शायद खुद भी बता पा रहे होंगे कि जो वर्क जो होता है वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता है। अच्छा, वर्क कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा, जो कि हम डिस्कस करके आए। सो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो। तो बेसिकली हमने ये 3 चीजें पढ़ी, और एक चीज याद रखने वाली बात यह है कि जो एंगल थीटा है, दिस इज एंगल मेड बाय द टेल ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द टेल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एंगल थीटा है, कोई और एंगल थीटा मत ले लेना, अदरवाइज क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो केवल इतना ही हमने यहाँ पे जाना है इस वीडियो में, एंड अब ये हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, वर्क डन ड्यू टू द कांस्टेंट फोर्स एफ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम।